हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग अपने घटना चक्र सीरीज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंटिन्यू करते हुए पार्ट टू में आगे जो एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन है वो हम लोग देखते हैं। तो द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करने की करेगी बाय द एक्ट ऑफ 1858। द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बाय द एक्ट ऑफ 1858 तो जो पोस्ट का जो नेम था गवर्नर जनरल उसका नाम क्या कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो जो वाइसरॉय था ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है इसमें जो कंप्लीट टेक ओवर था वो ब्रिटिश क्राउन ने कर लिया, और जो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया, अब वाइसरॉय हो गया बदल के। ठीक है, और ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। कौन? वाइसरॉय बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। फिर और जो पहले वाइसरॉय थे, द फर्स्ट वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो आप ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो एक्ट ऑफ 1858 आया उसमें सॉवरेनिटी किसने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, और जो गवर्नर जनरल थे वो वाइसरॉय बन गए, उनका नाम बदल गया, और जो पहले जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केम टू एन एंड। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये क्या हो गए, केम टू एन एंड, ये ख़त्म हो गए। कौन से एक्ट के तहत? बाय द एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, चलिए, तो अब हमने चीज़ें और क्या देखी थी। बाय द एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ, इट केम टू एन एंड। और जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया, उनको वाइसरॉय कर दिया गया। ठीक है, ये जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल उसको बदल के क्या कर दिया गया, वाइसरॉय। और जो पहले वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए फिर आगे, अ न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसको असिस्ट करने के लिए टोटल 15 मेंबर भी थे। ही रिसीव्ड द ही रिसीव्ड द पावर्स सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर हम अपना माइक्रोफोन कंट्रोल करेंगे तो वो आपको हमारी आवाज़ सही से नहीं सुनाई देगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए क्या हुआ कि ही रिसीव्ड द पावर so long enjoyed by the Court of Directors and Board of Control. The Council of India was to be a advisory in nature. In most cases, the initiatives and the final decision remained with the Secretary of State for India. ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका पावर किसके पास चला गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसके काउंसिल के मेंबर कितने थे, उसमें 15 मेंबर थे उनके पास। ठीक है, फिर क्या हुआ कि द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज टू बी एडवाइजरी इन नेचर, वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। और मोस्ट ऑफ द केसेस द इनिशिएटिव्स ऑफ द फाइनल डिसीजन रिमेंड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो भी फाइनल डिसीजंस रहते थे वो किसके हाथ में रहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंदर। फिर देखिए अगला पॉइंट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। The Indian Council Act of 1861 initiated the participation of the Indian representatives in law making process. तो सवाल क्या पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द एक्ट, ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को उसमें मतलब लॉ बनाने के प्रोसेस में कौन से एक्ट के द्वारा उनको इंक्लूड किया गया, तो बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड मतलब पार्टिसिपेट किया जाने लगा। द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ
Madras and Bombay, and thus initiating the process of decentralization. The act empowered the viceroy to issue ordinances in case of emergency which were not to remain in force for more than 6 months. ठीक है, तो बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या क्या हुआ कि मद्रास, द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड thus initiating the process of decentralization. The act empowered the viceroy to issue ordinances in case of emergency. ठीक है, ये एक्ट क्या किया कि वाइसरॉय को एम्पावर किया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी विच वर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 months. तो वाइसरॉय के पास ये पावर आया कि वो अपना एक ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसका जो टेन्योर होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा. फिर देखिए अगला पॉइंट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 1892 में क्या हुआ, increase the number of non-official members both in central and provincial legislative councils but maintained the official majority in them. ठीक है, तो क्या हुआ, नंबर जो है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में. द इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ कि इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट, है ना. तो ये एक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किस एक्ट के अंतर्गत जो इंडियन मेंबर्स थे उनको ये परमिशन दिया गया कि वो क्वेश्चंस ऑन द बजट वो आस्क मतलब पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन अ लिमिटेड सेंस दो द वर्ड इलेक्शन वॉज वेरी केयरफुली अवॉइडेड इन इट. ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो फ्रेम होते हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन एक्सप्लेनिंग अननेसेसरी, मतलब जो पॉइंट्स टॉपिक्स नहीं पूछे गए हैं उनको छोड़ देंगे, जो पूछे गए हैं उन्हीं पे ही हम बात करेंगे ज़्यादा. तो अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था KVS और NVS का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2025 में फॉर्म आया था, 2026 में एग्ज़ाम हुआ था. और इसका जो Tier 2 का जो पेपर था, Tier 2 में ये पूछा गया था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब लाया गया था. तो वो एक्ट कौन सा ईयर पूछा गया था, तो 1909 में लाया गया था. ये आप पेपर में चेक कर सकते हैं जाके. ठीक है, चलिए फिर आगे. It provided for the first time for the association of Indians with the executive councils of viceroy and governors. ठीक है, फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the viceroy executive council. ये नाम पूछ लिया जाता है कि कौन थे कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था. वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. He was appointed as a law member. The function and size of the legislatures both at the center and in the provinces were enlarged. ठीक, the members of the council were given the right to discussion and asking supplementary questions. ठीक है, वो डिस्कस कर सकते थे और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे. The act provided separate electorate for Muslims. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि the act provided separate electorate for Muslims. कौन सी एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं. तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. चलिए फिर आगे देखते हैं. अभी क्वेश्चंस आपको उसमें दिखाई भी देंगे और दिखा भी देंगे आपको कि ये सवाल पूछे गए हैं. हैंस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है, लॉर्ड मिंटो को हम लोग क्या कहते थे, ही केम टू बी नोन एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा. फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अब इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको क्या बोलते थे 1919 को, मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगो हेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. और जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था उसको क्या बोलते थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा. फिर देखिए दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम.
ठीक है, मॉन्टेगू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म एडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सटेंडेड बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स. तो जो 1909 में मॉर्टल मिंटो रिफॉर्म में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया उसको और बढ़ा दिया गया. किसमें? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे उसमें उस सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया गया. चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन का हमारे आंसर दीजिए. हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? ठीक है, अभी आपको बताया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. ठीक है, फिर देखिए जो अब डायरेक्ट जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको एक्सटेंड किस में कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड किया गया किन किन नए नए कम्युनल ग्रुप्स को बढ़ाया गया? सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस. ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे, उसमें उसको किसने मतलब कितने और कम्युनल लोगों में मतलब पार्टीज़ में एक्सटेंड किया गया? तो सिख में, इंडियन क्रिश्चियन में, यूरोपियंस में और एंग्लो इंडियंस में टोटल 4 लोगों को और एक्सटेंड कर दिया गया. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल. क्या हुआ? बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया. कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे. इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म. फिर अच्छा, ये किस एक्ट के तहत किया गया? मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919. ठीक है, बाई कैमरलिज्म. बाई कैमरलिज्म मतलब 2 शासन, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस. ठीक है, ये होगा बाई कैमरलिज्म. ठीक है, ये सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया. कौन से एक्ट के द्वारा? मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म. इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स एज सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. द बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कुड मेक लॉ फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, तो ये क्या कर सकता था? जो लॉ था वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के उसमें बना सकता था उसके रेस्पेक्ट में. ठीक है, और इसने बाईकैमरल ने क्या कर दिया? एक सेंट्रल लेवल मतलब एक कई सारे वेरियस सब्जेक्ट बना दिए जिसमें सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट के भागों में बांट दिया उसको. ठीक है, और क्या किया? इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस. ठीक है, तो 2 चीज़ें हुई. क्या क्या हुई? एक तो बाईकैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल हुआ, दूसरा डायरकी. ठीक है, डायरकी कहाँ? प्रोविंसेस में. डायरकी मतलब द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन. एक तो गवर्नर का होगा और एक जो प्रोविंशियल असेंबली है उनकी. ठीक है, चलिए फिर इसको और ढंग से देखते हैं. क्या है आगे कहा गया है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. ठीक है, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उसको 2 भागों में बांटा गया, एक ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में. फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज्ड. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस में यूज़ किया गया? मॉन्टेगू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में. अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years which will review the working of this act and present its report. ठीक है, फिर आगे देखिए. इन नवंबर 1927, दैट इज़ 2 years बिफोर द शेड्यूल. ठीक है, अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये कहा गया कि 10 साल बाद आपको नया एक कमीशन बनेगा जो कि ये देखेगा कि जो एक्ट है वो कैसा काम कर रहा है, क्या रिफॉर्म्स चाहिए. लेकिन अब देखिए 1919 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 10 years करेंगे तो 1929, 1929. अब 1929 में वो 2 साल पहले ही आ गया था इन नवंबर 1927. ठीक है, अब वो आया कौन था? साइमन कमीशन आए थे जिसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था. अगर आप लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया तो आपने ये देखा होगा. ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7-member स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, द कमीशन वॉज हेंस कॉल्ड साइमन कमीशन. उसको क्या बोला गया? साइमन कमीशन. और साइमन गो बैक के नारे लगे थे. ठीक है, जब साइमन कमीशन अपना यहाँ पे इंडिया में लैंड किया था, बॉम्बे. अच्छा, अब ये कौन सी डेट को लैंड किया था बॉम्बे में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए. फिर देखिए अगला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसमें क्या क्या हुआ? इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन
कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। क्या हुआ था? प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर एंड अबॉलिश द सेम इन द प्रोविंसेस। तो इसने क्या किया? डायरकी एट द सेंटर, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, मॉन्टेग्यू हंसफोर्ड रिफॉर्म, उसने क्या किया था? बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर और डायरकी एट द प्रोविंसेस, ठीक है, ये था। अब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या देखने को मिला? प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन देखने को मिला पहले। फिर क्या हुआ? कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द, कहाँ पे? सेंटर पे, डायरकी एट द सेंटर एंड अबॉलिश द सेम इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में जो डायरकी था उसको अबॉलिश कर दिया और जो सेंटर में था उसको लागू कर दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सवाल पूछा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, डायरकी एट द सेंटर किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री वो कंट्रोल करता था, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज फर्दर एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर, ठीक है। किसको बढ़ाया गया? शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन और लेबर को। इससे पहले किस में बढ़ाया गया था? इससे पहले जो बढ़ाया गया था वो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया था, किसको? सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को बढ़ाया गया था। कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और उसके पहले काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मतलब मॉडल रिफॉर्म्स में किसको दिया गया था? सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है। तो तीन चीज़ें दिखी आपको, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉडल रिफॉर्म्स, और एक 1919 मॉन्टेग्यू हंसफोर्ड रिफॉर्म, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये तीनों आपको दिखे। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया। इसमें किसको दिया गया? 4 लोगों को बढ़ाया गया। किसको किसको? सिख, इंडियन, वो एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। और 2 लोग और थे, कौन कौन थे उनको देख लीजिए, सिख, इंडियन क्रिश्चियन को, और यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को, ठीक है। तो इन चारों को क्या किया गया? बढ़ाया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सिक्स, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, इन 4 लोगों को बढ़ा दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ? तो शेड्यूल्ड कास्ट, अच्छा, बढ़ाया गया 1935 में किन के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेन के लिए, लेबर के लिए। अब फिर क्या हुआ? एक फेडरल कोर्ट वॉज टू बी सेटअप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में और क्या किया गया? एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, ठीक है। 1937 में उसको सेटअप किया गया। दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। और क्या हुआ? बर्मा को सेपरेट किया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम म्यांमार है, उसको भी सेपरेट कर दिया गया बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इस्टेब्लिश्ड 2 न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड उड़ीसा। 2 नए प्रोविंस बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। क्या क्या किया गया? एक बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। टोटल 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म किया गया, है ना। फिर देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये देखिए ये कौन सा हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या हुआ? डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? इनको देश को आज़ाद कर दिया गया। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच डोमिनियन। तो वाइसरॉय की जो पोजीशन थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया हर एक डोमिनियन के लिए, ठीक है। इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया का, वो टाइटल ड्रॉप कर दिया गया
फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो इसमें इस पार्ट में आप लोगों ने क्या क्या देखा, कौन कौन से एक्ट पास किए गए थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन ऑफ 1858 एंड 1947। ठीक है, आपको जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर सही लगा हो, ठीक लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी अगला सीरीज़ में हम लोग इसके क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपको अगले लेक्चर में देखते हैं।